अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर 5 में से एक भी कंडीशन रह गई तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। ओके, ये 5 कंडीशन क्या है यहाँ पे दोबारा बताया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो जो ट्रांसफर कंपनी का वो ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा, मतलब परचेजिंग कंपनी का हो जाएगा। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वेंडर कंपनी का वो किसका हो जाएगा जी, उसमें से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो परचेजिंग कंपनी में चले जाने चाहिए। परचेज कंसिडरेशन जो है वो किस में मिलेगा, इक्विटी शेयर में मिलेगा, पैसों में नहीं मिलेगा। बिजनेस को आगे रन करने का एक प्रावधान होना चाहिए और बुक वैल्यू जो है वो एज इट इज दिखाएंगे, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंजेस ना हो। यहां पे अब सवाल उठता है, चलो ये पता चल गया कि ये मर्जर का केस होगा या परचेज का, ये पता लगाने का। थ्योरेटिकल पार्ट भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परचेजिंग कंपनी जब कोई बिजनेस खरीदती है तो बदले में सामने वाले को कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू लगेगी कि भाई कितने में खरीदा जाएगा। एक वैल्यू तो होगी। आप जब मार्केट में सामान भी खरीदने जाते हो तो उसकी एक वैल्यू होती है। कोई बिजनेस पहले से चल रहा है, बेशक चल रहा है, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है। तो एक परचेज कंसिडरेशन यहां पे मैं इतना डेप्थ में इसलिए बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ना परचेज कंसिडरेशन को लेकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसकी ना एक मनी वैल्यू होगी, बिजनेस की एक मनी वैल्यू होगी, चाहे ज्यादा चाहे कम। लेकिन जो परचेजिंग कंपनी है, मैंने बोला ये कैश नहीं देती है, बदले में शेयर देती है ना। अगर शेयर, मैंने कहा कि शेयर ना दे तो वो एज द केस, जो भी केस सिचुएशन होगा उस केस के हिसाब से आप कंसीडर करोगे उसको, ठीक है। चलो मैं यहां पे क्रॉस नहीं लगाता, या तो पैसे देंगे या फिर क्या करेंगे, शेयर्स देंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन एक वैल्यू तो लगाई जाएगी कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसी के हिसाब से तो पैसे देंगे ना, वो कैलकुलेशन करना है। और ये इस पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे को ये पॉइंट आता होगा वो आगे चल के बहुत सुखी रहेगा, और जो बच्चा ये ना निकालना जानता है वो दुख के अलावा उसको कुछ और नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो परचेस कंसिडरेशन है, इसके बिना आप आगे चल के जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का, एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अनअकैडमी का, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए गुड न्यूज है, चाहे आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप फ्री में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये एक MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज होगा जो बहुत ही आसान होता है, जिसमें 30 मिनट्स में 20 MCQ क्वेश्चंस करने होंगे। 19 अप्रैल आफ्टरनून 2 PM accounts, 20 April afternoon 2 PM law, 21st April afternoon 2 PM math and 22 April afternoon 2 PM इकोनॉमिक्स। तो टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आप जीत सकते हैं 1000 रुपीज का Amazon वाउचर इन एवरी टेस्ट। तो है ना मजेदार? आपको सिंपल स्टेप में टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन लिंक, उसके बाद क्लिक ऑन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री एंड क्लिक ऑन स्टार्ट द टेस्ट। तो हमने कहा यहाँ पे कि इट इज द प्राइस पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी, फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। मतलब एक तरीके से क्या, इट इज द प्राइस पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। अब बच्चे बड़े नाम में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यार। सीधा और सिंपल सा, एक सिंपल सा नाम याद रखो, परचेजिंग जो खरीद रही है और वेंडर जो जा रही है, बस ऐसे याद रखो।
अब कई बार आपको ट्रांसफरर, ट्रांसफरी ये सब भाई बोला जाएगा, तो वेंडर में ओआर होता है, ट्रांसफरर में भी ओआर होता है, याद रखो, याद रहेगा। ओके, चलो अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं परचेज कंसिडरेशन की, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहला है लंप सम पेमेंट मेथड। यहां पे परचेज कंसिडरेशन को निकालने के लिए 4 मेथड का जिक्र किया गया है। पहला मेथड होता है लंप सम। कभी देखा है गली मोहल्ले में कबाड़ी वाले आते हैं, है ना, तो रद्दी लेना देना है मान लो, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा अगर रद्दी से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, तो सब उठा के बोलते हैं यार ले जा तू। वो बोलते हैं हाँ बताओ कितना दोगे, वो कहता है जी मैं तो इसको 100 रुपए दूंगा, ला 100 रुपए दे, ले जा तू उठा के। ऐसा होता है, हम तुलवाते भी नहीं है, सीधा बोलते हैं बस पैसे बताओ ले जाओ, मेरे को मोलजोल भी नहीं करना। तो ये है लंप सम पेमेंट मेथड। इकट्ठे कंपनी की वैल्यू लगाई गई, बोला भाई इतने पैसे दे दो, उन्होंने बोला डन, या प्लस माइनस मान लो थोड़ा सा बार्गेन कर लिया और दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं लंप सम पेमेंट मेथड। इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में गिवन होता है, जो वैल्यू दे दे बल्ले बल्ले, मजा आ गया। उस बच्चे को तो सीखने की जरूरत भी नहीं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। अगर किसी को नहीं भी आता तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेगा, है ना। तो हमने बताया भी है कि लंप सम पेमेंट मेथड क्या है। द लंप सम amount payable by the purchasing company to vendor company as purchase consideration. There is no need for any calculation if purchase consideration as it is given in question. जरूरत ही नहीं है, आपको निकालना भी नहीं है। दूसरा जो मेथड है वो है नेट एसेट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता भी है इसके बारे में। ये क्या कहता है नेट एसेट मेथड, ये कहता है अंडर दिस मेथड, क्या जी, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ध्यान से देखना, कुछ ट्रिकी चीजें हैं, क्योंकि ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या फॉर्मूला होता है, एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर किया उसकी एग्रीड वैल्यू क्या है, लेस कर देते हैं एग्रीड वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। ओके, मतलब परचेजिंग कंपनी जो लायबिलिटीज टेक ओवर करेगी उसको माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगा आपके पास दैट विल बी परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो। लेकिन ये जो निकालना है इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो, समझो। एसेट्स टेकन ओवर, जो इसकी एग्रीड वैल्यू है, कौन सी वैल्यू जी, एग्रीड वैल्यू। इसमें गुडविल, अगर कई बार क्या होता है कि मान लो किसी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, या वो कंपनी सिकी है, सिक मतलब समझते हो ना, बीमार चल रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उसकी गुडविल क्या होगी, या थोड़े बहुत जो लोग उसको जानने वाले होंगे, तो कई बार कंपनी कहते नहीं नहीं हम गुडविल नहीं खरीदते, परचेजिंग कंपनी कहते हैं हम गुडविल नहीं लेंगे। तो जब टेक ही नहीं किया तो फिर लोगे कहां से, तो इग्नोर इफ नॉट टेकन। ओके, फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितने में लिया है, प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यूएशन लगाई गई है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स की क्या वैल्यू लगाई है, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश और बैंक। ओके सर, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि कैश बैंक भी ले लेती है। हाँ, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो भी होगा सब ले लेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो सर ज्यादा हुआ तो, कहाँ ज्यादा होगा यार, वो पहले से ही मरी पड़ी है कंपनी है, तो उसके पास क्या ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होता तो बिकता ही, समझ गए। तो जो कैश और बैंक का बैलेंस है वो भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। ये बड़ी समझदारी वाली बात है। ओके, यहां पे कुछ चीजें समझने वाली है। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। क्योंकि ये जो एसेट्स है आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखता है, या एसेट्स में सारे आइटम दिखते हैं, लेकिन वो फिक्टिशियस होते हैं। जैसे कंपनी ने 2 साल पहले एडवर्टीजमेंट पे 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उनको लगा कि ये जो बेनिफिट है वो 3 साल तक मिलता रहेगा। 2 साल बीत गए, तीसरे साल में कंपनी बिक गई, 1 लाख रुपए अभी भी बैलेंस शीट में, लेकिन खर्चा तो हो चुका। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो एक तरीके का यूं समझो कि बस उस जो खर्चे हैं उसको सेटअप करने के लिए प्रॉफिट में से सेटअप किया जाता है। तो ये सब खर्चे यहाँ पे मतलब एक तरीके से दिखाते एसेट्स में, लेकिन वो एसेट्स एक तरीके से होता नहीं है, ठीक। तो फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, ध्यान रखना। ये गलती करते हैं बच्चे, कई बार गिवन होता है उनको पता नहीं होता और गलती कर बैठते हैं।
अगला क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक और ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिबेंचर, ये क्या है, एग्रीड वैल्यूज है। किसकी एग्रीड वैल्यूज जी, लायबिलिटीज की, जो कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर किया, सबको जोड़ के आउटर कॉलम में लिख दो। जो अभी पीछे आया था ये टोटल एसेट्स का आया था, वो एसेट्स में से माइनस कर दो क्या जी, लायबिलिटी, जो आएगा उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। लेकिन एक बात समझने वाली है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय वेंडर कंपनी, अगर वेंडर कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न किया है तो आप यहां पे माइनस करोगे, और जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी नेट परचेज कंसिडरेशन। क्या बनेगा, नेट परचेज कंसिडरेशन। यहां पे भी एक नोट है, नोट ये है कि हियर आउटसाइड लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड ओनली, सो इग्नोर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को यहां नहीं लेते, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, लायबिलिटीज का नाम सुनते हैं ना, बच्चों के दिमाग में आ जाता है और सारी लायबिलिटीज उठा लेते हैं। तो मालिक कौन है भाई, मालिक कौन है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का कौन कौन सा पैसा बिजनेस में है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसी को तो पैसे देने जा रहे हैं और वही ले लें। तो यहां पे हमेशा जो लेते हैं ये आउटसाइड लायबिलिटीज होती है। कौन सी लायबिलिटीज होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज होती है। क्लियर है बात यहां तक। नाउ यहां पे कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पता होगा तो आप और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, इसको क्या करना है, कंसीडर करना है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, मतलब जो टेक किया उसको क्या करना है जी, कंसीडर करना है। नॉट टेकन ओवर उसको क्या करना है जी, इग्नोर करना है। समझ गए, जैसे गुडविल का लिखा था ना, टेक ओवर नहीं किया तो इग्नोर करना है, छोड़ दो उसको। कंसीडर द एग्रीड वैल्यूज ओनली, जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे एग्रीड हुए कि हाँ इस वैल्यू पे, जैसे मान लो आप मार्केट में जीन्स खरीदने गए, उसने बोला 1000 रुपये, आपने बोला 700 रुपये, जब एग्रीड ही नहीं हुए तो खरीदोगे क्या। लेकिन आपने बोला चलो ठीक है यार ऐसा करो, इसके जो है ना वो 800 के, मैं 800 ले लो, छोड़ो तुम, मान क्या कहते हैं, चलो ठीक है 800 दे दो, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वही लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं होता क्वेश्चन में। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं है तो जो बुक वैल्यू होती है उसी को कंसीडर करते हैं। अब बुक वैल्यू क्या होती है जी, जो बैलेंस शीट में बुक जो वैल्यू शो हो रही होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। फिर फिक्टिशियस एसेट्स सच एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अभी बोला तो सही, क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, कंसीडर नहीं करना। अच्छा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बता तो दिया, अभी इग्नोर करना है। ये सारी बातें दोबारा लिखी है स्पेशल, ये सब बता दिया पीछे ही, है ना। और एक बात और है यहाँ पे कि नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना है कि परचेज कंसिडरेशन अगर शेयर्स में दोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करेंगे इश्यू प्राइस से, कि जो परचेजिंग कंपनी है वो कहती है कि मेरा शेयर लो, लेकिन कितने का, वो यहां पे कंसीडर करना है। तो परचेज प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम पे इश्यू करती है तो प्रीमियम का अमाउंट भी यहां पे कंसीडर करेंगे। तो ये 5 चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 5 की 5 चीजें पता होनी चाहिए। एक छठी चीज और है, वो भी समझ ही लो। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस परचेजिंग कंपनी बॉर्न करती है तो इग्नोर करते हैं, परचेजिंग कंपनी बॉर्न करती है तो इग्नोर करते हैं। समझ गए, इसको ऐसे समझ लो, आप राशन लेने गए घर का, राशन की दुकान पे पहुंचे और आपने मान लो 1000 रुपये का राशन लिया, रिक्शे वाले को बुलाया, रिक्शे पे रखा और घर आ गए, तो खर्चा किसने बियर किया, आपने। राशन वाली कंपनी जो है वो कहती है कि हम आपसे 1050 रुपये लेंगे और सारा सामान घर पे छुड़वा देंगे, सारा सामान घर पे छुड़वा देंगे। परचेज कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। सामने वाला क्या कर रहा है, हम घर पे छुड़वा देंगे। तो आपने पूछा कोई किराए का भाड़ा भी है इसमें क्या, कहते हैं हाँ जी इसमें किराए का भाड़ा जुड़ा हुआ है 50 रुपए। तो एक्चुअल में आपने खरीदा कितने का उसको, 1000 रुपए का, 50 किराए का भाड़ा तो आपसे ही गया। समझ गए, क्लियर है। तो अगर वेंडर कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करती है तो परचेज कंसिडरेशन में से रियलाइजेशन एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। और मजे की बात बताऊं, ये सारी बातें मैं यहां पे लिख चुका हूं, ये देखो, ये देख रहे हो सब बातें। क्वेश्चन ना पता हो तो बुक वैल्यू लेना है, ये सब बता चुका हूं मैं, तो वो सिर्फ इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता रहे। चलो
आज हम यहीं पे विराम देंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो आज मैंने बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है। अगली क्लास में जो बाकी के 2 मेथड बच गए हैं परचेज कंसिडरेशन के, वो सीखेंगे और परचेज कंसिडरेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।